तो आज हम शुरू करेंगे इस रोटेशन का अगला टॉपिक जिसका नाम है टॉपलिंग। और टॉपलिंग का मतलब क्या है, मैं क्या ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं। ये होता है टॉपलिंग। ठीक है। यस सर। यस सर। गिरना होता है, लेकिन गिरने के भी कई तरीके होते हैं, है ना। गिरने के भी कई तरीके होते हैं, राइट। ये वाला जो तरीका है गिरने का, इसको क्या बोलते हैं? टॉपलिंग कहते हैं। ओके बेटा। हम्म। अब आप ओके मुझे सर। यस बताओ, सर। बिना कुछ पढ़े, भूल जाओ आपने फिजिक्स 11th क्लास में क्या पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है। भूल जाओ आपने बचपन से कुछ फिजिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। आपने बस जीवन देखा है ना, इतने दिनों से दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को गिरते हुए देखा है ना। देखा है यस कि सर। नहीं? उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे बताओ कि ये बॉक्स ऐसे टॉपल करेगा या नहीं करेगा। ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करना चाहिए आपके हिसाब से? हो सकता है गलत बताओ कोई चीज़, कोई बड़ी बात नहीं। किस किस चीज़ पे द डिपेंड करना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स पे डिपेंड करना चाहिए, वेरी गुड। और सर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। चलो आप जो बोलना चाह रहे हो वो पार्शियली करेक्ट है। आगे बोलो। सर मास ऑफ दैट ऑल्सो। मास पे डिपेंड कर सकता है। और सो द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर सकता है। और सर कौन सा पार्ट पे फोर्स मतलब सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहे थे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। अच्छा, मतलब मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, आपको बताना उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। मास पे आपने बोला डिपेंड करेगा, किसी ने कहा था मास पे डिपेंड करेगा, है ना। और अ, ये डायमेंशन मैंने बोल दिया ए, इस डायमेंशन का मैंने बोल दिया बी, इस डायमेंशन का मैंने बोल दिया एच। ठीक है। इन पे डिपेंड करेगा क्या? किस किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। ए बी और एच पे किस में से किस किस पे डिपेंड करेगा? हम्म। बोलो बोलो। सर एच। सर एच और बी। एच पे डिपेंड करना चाहिए। अच्छा, आपने बोला बी पे डिपेंड करेगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटा बी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ए पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और एक और क्वांटिटी है वाई। ये वाली क्वांटिटी वाई, इस पर भी डिपेंड करेगा। सर ठीक है। डी पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? उस पर आएंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है ये यूनिफॉर्म है, और ऑब्वियसली फोर्स पर डिपेंड करेगा ही करेगा। दीज आर द क्वांटिटीज, ये पांच क्वांटिटीज, एक दो तीन चार पांच, इस जो ये जो गिवन केस है इसमें ये पांच क्वांटिटीज जो हैं इन पर डिपेंड करना चाहिए। बी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी तो बाद में अपन लोग प्रूव कर ही देंगे। मैं तो अभी तो बस बिना कुछ जाने समझे बात कर रहा हूँ ना, फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। समझिए, ये बी बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये बॉक्स तो ऐसे ही बढ़ेगा ना। अगर बी बढ़ा दोगे तो ऐसे ही गिरेगा, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। बी को इंक्रीज करने यस बॉक्स ऐसा होगा, तो गिरना तो इस तरफ है ना, यस सर। तो बी पे डिपेंड करेगा? नो सर। नहीं करना चाहिए ना। चलो। सो अब समझते हैं कि आखिरकार टॉपलिंग में क्या हुआ, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। टॉपलिंग कब होगी? जब ये सरफेस रफ होगा। अगर ये सरफेस रफ नहीं हुआ तो बॉक्स सीधे आगे आगे स्लाइड कर जाएगा, टॉपल नहीं कर पाएगा, है ना। समझ रहे हो बात को? टॉपल यस। टॉपल करने के लिए नीचे वाले सरफेस को रोकने वाला भी तो कोई चाहिए, यस सर। है ना। तो रफ, अगर सरफेस रफ नहीं हुआ तो टॉपल नहीं करेगा। ओके। सो मेरे पास ये बॉक्स है, मैंने इस पे फोर्स लगाया एफ। ये हाइट, ये विड्थ ए है, ये हाइट एच है। अच्छा, इसमें इसको एच बोल दिया, उसको वाई मैंने वाई लिखा था, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिरकार फोर्स लगाने से होगा क्या। चीज को समझो, यहां पर मैंने ये जो बोला ना, इस एच पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चनेबल है। ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये तो हमारी फीलिंग है ना कि इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इस हाइट, ये बॉक्स की जो पूरी हाइट है, काम करता हूँ क्योंकि आगे इसको कुछ और नाम दे दिया हमने, एच किसी और के लिए यूज कर रहे हैं, इसको मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है। ये ए बी सी, तो इस सी पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ये क्वेश्चनेबल है सिचुएशन के हिसाब से। इस सिचुएशन में तो नहीं करने वाला, वो हम आगे चल के देख लेंगे। बाकी कुछ दूसरी किसी और सिचुएशन पे इस सी पर डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्या हो रहा है, चीज को समझते हैं। बॉक्स चुपचाप खड़ा है, फिलहाल के लिए क्या है, बॉक्स चुपचाप खड़ा है, अभी उन्हें फोर्स नहीं लगाया। तो क्या होगा, इस पे फोर्सेस क्या लगेगा, एक तो सर सेंटर पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg, राइट, Yes. है ना। दूसरा फोर्स क्या लगेगा, तो सर दूसरा फोर्स जो है वो आपका यहां से ऊपर लगेगा, नॉर्मल फोर्स, है ना। Yes. लेकिन नॉर्मल फोर्स के बारे में सोचो थोड़ा सा। ये जो नॉर्मल फोर्स है, क्या ये एक ही पॉइंट पे लगेगा या पूरे सरफेस पे लगेगा? तो पूरे surface में पूरे सरफेस पे लगे एक्ट करेगा ना नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स यहां पर पूरे सरफेस में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस और नो। Yes, sir. ये एक तरीके से प्रेशर है, राइट, जो पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब देखो, अगर मैं फोर्स को इंक्रीज करता हूं, इंक्रीज करने का मतलब बस जस्ट मैंने अभी जस्ट एक फोर्स लगाया है, बस टच ही किया है, थोड़ा सा फोर्स लगाया है, तो क्या हल्का सा फोर्स लगाते ही ब्लॉक गिर जाएगा या कुछ मिनिमम फोर्स लगेगा तब ब्लॉक गिरेगा? minimum force. Minimum force. मान लो मिनिमम फोर्स 10 न्यूटन और मैंने एक ही न्यूटन का फोर्स लगाया, ओके, मैंने सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, मिनिमम फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो सर इस फोर्स, ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक इस पर अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. ओके, तो देखो mg जब फोर्स नहीं लग रहा था तो mg को नॉर्मल ने बैलेंस किया, और बढ़िया बात है, पर जब mg को नॉर्मल ने बैलेंस किया तो क्या हो रहा था, दोनों का मिलाकर टॉर्क जीरो था, राइट, दोनों को मिलाकर टॉर्क जीरो था ना। Yes, sir. Yes. तभी तो ये रोल नहीं कर रहा था, नहीं तो तभी तो रोटेट नहीं कर रहा था, तभी से रोटेट कर जाता ना। मतलब नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा था और अ, इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो है। अब क्या हुआ, फोर्स और फ्रिक्शन इक्वल है ना, तो ये कपल हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. अब ये कपल हो गया जिसकी वजह से टॉर्क लगेगा, तो ब्लॉक को रोटेट कर देना चाहिए, लेकिन कर तो नहीं रहा क्योंकि मैंने फोर्स बहुत ही कम लगाया है, राइट। तो आखिरकार इस टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा है, इस कपल के टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? चार ही फोर्स लग रहे हैं, फोर्स, फ्रिक्शन, mg, नॉर्मल। mg और नॉर्मल पहले से बैलेंस्ड है, मतलब ना इनका कोई फोर्स है ना इनका कोई टॉर्क है, नेट फोर्स ना तो इनको मिला के कोई नेट फोर्स है ना इनको मिला के कोई नेट टॉर्क। अब इन दोनों को मिलाकर नेट फोर्स तो जीरो है पर टॉर्क तो आ ही गया, तो उस टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा भाई? बताओ, प्रॉब्लम हो गई ना, हुई कि नहीं हुई? अरे भैया बोल दो, एनालिसिस में प्रॉब्लम है Sir. कुछ, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, अरे ये क्या हुआ, हाँ, क्या हो रहा है एक्चुअली, आप खुद सोचिए, अगर मैं इसको उधर पुश करूंगा तो क्या नीचे वाले सरफेस में, पूरे सरफेस पे प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा या किसी एक साइड ज्यादा और एक साइड कम होगा, बताइए तो। अगर आप ऐसे धक्का लगाओगे रफ सरफेस पे किसी ब्लॉक को, तो आपको लगता है कि दोनों तरफ यहां और यहां पे बराबर प्रेस करेगा? No, sir. नो सर। किसी एक तरफ ज्यादा किसी एक तरफ कम कम करेगा ना।
तो किधर ज़्यादा प्रेस करेगा, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। राइट में ज़्यादा प्रेस करेगा। एक्चुअली क्या होगा, आपका जो नॉर्मल फोर्स है ना वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए होगा क्या कि आपका जो इफेक्टिव नॉर्मल फोर्स है वो यहां पर सीधे इसके नीचे लगने की जगह थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। ओके, ओके Yes, sir. नॉर्मल फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है ना वो थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या है, इस फोर्स का जो टॉर्क है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो तो इस डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, और नॉर्मल और एमजी का जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, देख रहे हो, बाहर की तरफ। Yes, sir. ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। नॉर्मल फोर्स अभी भी mg के बराबर है, बट अब इसका लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा शिफ्ट होने की वजह से नॉर्मल और mg एक नया कपल बन गए हैं। ये एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेंगे और उस ये टॉर्क फोर्स और फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर देगा, और अल्टीमेटली हमारा ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे पड़ा रहेगा, इक्विलिब्रियम में पड़ा रहेगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत है अभी तक? सर अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के लाइन में अगर फोर्स दे अभी सेंटर मास तक की तो बात, सेंटर मास के बारे में तो बात ही नहीं करी मैंने, मैं तो फोर्स कपल के बारे में बात कर रहा हूँ। सर हम लोग जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते थे तब तो आप नहीं बोले थे कि नॉर्मल थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। सर वहाँ पे भी तो फोर्स लगता था तो। हाँ, तो वहां पे हम लोग उसको इग्नोर करके चल रहे थे। ओके सर। वहां पे हम लोग रोटेशन नहीं पढ़ रहे थे ना बेटा, रोटेशन को इग्नोर करके चल रहे थे ना हम लोग। टॉर्क के बारे में आइडिया नहीं था, क्या बात करते हो उस पर, है ना? तो ये जो नॉर्मल फोर्स है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। नॉर्मल और mg के कपल टॉर्क ने फोर्स और फ्रिक्शन के कपल टॉर्क को बैलेंस कर दिया। इज इट ओके और नॉट? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। चलो फिर, सो नॉर्मल हो गया, mg हो गया, रफ हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल mg, हाँ। तो अब मैं ये इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि आखिरकार ये कितना शिफ्ट होगा, ये x कितना है, ठीक है? शिफ्ट इन नॉर्मल फोर्स कितना होगा? शिफ्ट इन पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एक्शन कितना शिफ्ट होगा देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो शिफ्ट है ये आपका x है, क्या है? x। ओके, सो नॉर्मल है तो mg के बराबर, उसका कपल का टॉर्क कितना हो जाएगा? mg इंटू एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। दिस हैज टू बी इक्वल टू दिस, फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स, सो इनका कपल कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन h इंटू एफ। दिस मीन्स x इज इक्वल टू एच एफ बाय एम जी। यस और नो? यस सर। है ना? तो x कितना हो गया? एच एफ बाय एम जी। ये आपका शिफ्ट आ गया। ध्यान दीजिएगा, नोट दैट दिस x इज प्रोपोर्शनल टू f एंड x इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू h। जितना ज़्यादा हाइट पे आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा ये पॉइंट ऑफ एक्शन शिफ्ट होगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ एक्शन शिफ्ट होगा। ये अंडरस्टैंडेबल है? अगर हम ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जल्दी टॉपल करता है, वी ऑलरेडी नो दिस। यस सर। और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएं तो ऑब्वियसली टॉपल करता ही करता है ना? तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि जो शिफ्ट है ये फोर्स और एच दोनों के प्रोपोर्शनल है। जो इफेक्ट आ रहा है वो फोर्स और एच दोनों के प्रोपोर्शनल आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? चलो, नाउ इफ x इज इक्वल, या x इज ग्रेटर देन a/2, अगर ये x जो शिफ्ट आया है हुआ है, अगर ये a/2 से बड़ा हो जाए तो क्या यहां नॉर्मल फोर्स लगेगा?
बोलिए। तो जब टॉपलिंग होगा नहीं। एक्चुअली अगर आपका ये x ग्रेटर देन इक्वल टू a/2 आ गया, तो देर इज नो पॉइंट ऑन दिस एंटायर सरफेस वेयर द नॉर्मल कैन एक्ट सच दैट इट कैन बैलेंस दिस टॉर्क। ओके, इसलिए और एक बार बोले। अगर ये x a/2 से बड़ा हो गया, a/2 से बड़ा होने का मतलब कहां पहुंच गया, इस ये पूरा a है ना, तो a/2 ये हुआ, राइट। अगर ये फोर्स, ये जो x है ये a/2 से बड़ा हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल फोर्स यहाँ लगने लगेगा, ऐसा लग सकता है क्या? नहीं ना। नो सर। तो क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स की तो एक लिमिट है, यहां से यहाँ के बीच में लग सकता है, राइट। और बैलेंस करने के लिए x को इससे बड़ा होना पड़ेगा, मतलब ये नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर ही नहीं पाएगा टॉर्क को, है ना। यस सर। और टॉप अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा तो ब्लॉक क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा, राइट। यस सर। सो टॉपलिंग की कंडीशन क्या है, ये x जो है a/2 होना चाहिए, दैट इज फॉर टॉपलिंग hf by mg must be greater than equal to a/2. That means f must be greater than equal to mga by 2h. Yes or no? यस यस समझ सर। में आया? यस कॉपी कर लो। कोई कह रहा था कि सर अगर ये फोर्स सेंटर ऑफ मास की लाइन पे लगे तो भी क्या टॉपल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क तो फिर भी रहेगा ना बेटा। आप यहाँ पे बस h की वैल्यू इसकी हाइट बाय 2 कर दो, है ना। यस सर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इक्वल टू में वाला टॉपलिंग शुरू हो जाएगी यार। ओके सर। मतलब इक्वल टू में टॉपलिंग नहीं होनी, कहते नहीं कि टॉपलिंग होगी, बट चलो ग्रेटर देन हटा, इक्वल टू हटा दो आप। पहले नहीं लिखा था मैंने, बाद में लिख दिया कि मेरे को फायदा होगा, बट कोई बात नहीं। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, mga/2h। यस सर हो गया। चलो, इसी को देखने का एक और ऑल्टरनेट तरीका भी है, ठीक है। ये लिमिट निकालने का, ये शिफ्ट निकालने का और कोई तरीका नहीं है। सॉरी, ये शिफ्ट बोला, ये वाला जो शिफ्ट है ये निकालने का और कोई तरीका नहीं है, पर ये लिमिट निकालने का कि मिनिमम फोर्स कितना होगा जिससे कि ब्लॉक टॉपल कर जाए। इसका एक और तरीका है निकालने का, बहुत छोटा तरीका। क्या है, देखो, इसको समझो। मैं इसमें सब कुछ मिटा दे रहा हूँ। ये जो एनिमेशन था छोटा सा, इसमें क्या हुआ, ये फोर्स आया और ये टॉपल कर गया, है ना। यस यस सर। अगर आप ध्यान दें तो टॉपल करते वक्त ये जो ब्लॉक है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, यस और नो, यस सर। है ना। यही है ना एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट किया है। यस ओके, क्योंकि एक बार और देखेंगे एनिमेशन, मुझे रुक, ये एनिमेशन एक्चुअली बीच में रुक नहीं रहा, बट क्या हुआ बीच रास्ते में, क्या था, ब्लॉक ऐसे उठा हुआ था ना। यस वापस देख लो चाहो तो, था। यस यस सर। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ या फ्लोर के साथ लगातार कांटेक्ट में था, एक ही पॉइंट कांटेक्ट में था, या एक ही लाइन कांटेक्ट में थी, एक ही एज कांटेक्ट में था, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इसी एज पे लग रहा है,
है ना? हम्म yes, फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट? इसके अलावा mg तो है ही और ये फोर्स तो है ही। ये हाइट अपन ने h बोली थी, ये जो डायमेंशन है ये अपन लोगों ने a बोला था, तो ये कितना है a/2, राइट? हाँ, है ना? yes, sir. अब यस सर। इस एक्सिस के अबाउट सॉल्व करना काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो दो अननोन फोर्सेज हैं। कौन कौन से? फ्रिक्शन और नॉर्मल। हालांकि दोनों अननोन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, नॉर्मल mg के बराबर होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर टॉपलिंग शुरू हो गई तो उस केस में ये फ्रिक्शन और नॉर्मल यही दो फोर्स हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़े अननोन है, राइट? पर ये दोनों फोर्सेस लगातार इसी एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहे हैं, इसी एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, है ना? इसलिए अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट बात करूं, ये वाली एक्सिस के अबाउट बात करूं, तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं क्या कह सकता हूं? द चोजन एक्सिस जो मैंने बना रखा है, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन और टॉर्क ऑफ नॉर्मल दोनों जीरो है, राइट? है ना? है ना? Yes, और ये जो फोर्स है ये इस ब्लॉक को उधर रोल करवा रहा है, उधर, हाँ उधर की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये mg जो है वो इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ना? समझ में आई बात? mg ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि mg का टॉर्क इस डायरेक्शन में है और फोर्स का टॉर्क उस डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स उधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। उधर रोटेट कब होगा? अगर फोर्स mg के टॉर्क से जीत जाए, है ना? यस तो सर। फॉर टॉपलिंग दो ही टॉर्क बचे ही हैं। टॉपलिंग के लिए क्या चाहिए? द टॉर्क ऑफ फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द टॉर्क ऑफ mg। दैट मीन्स इससे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, तो h इंटू एफ मस्ट बी ग्रेटर देन mg का टॉर्क कितना हो जाएगा? a/2 इंटू mg। दैट मीन्स h शुड बी ग्रेटर देन mg a बाय, सॉरी f था ना, f बताना था ना। f मस्ट बी ग्रेटर देन mg a बाय 2h। to हाँ, है it. ना? Yes, समझ में आया कि नहीं आया? बट यस yes, सर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, टॉपलिंग की कंडीशन निकालने का काम आएगा। पिछली वाली जो एनालिसिस थी वो कंप्लीट एनालिसिस है, ठीक है? सर एक बार पिछला पेज कीजिए।
कॉपी हो गया? यस सर। चलो फिर, तो टॉपलिंग समझ में आई क्या होती है? हम्म Yes. अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये ट्रक है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक सो दैट द ब्लॉक डज नॉट टॉपल। एज्यूम रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी चाहिए वो एज्यूम कर लो, ठीक है। तो देखो, आप बिना किसी कैलकुलेशन के आप एक फीलिंग तो डेवलप कर ही सकते हो कि अगर ये ट्रक चलता है तो ये ब्लॉक टॉपल जरूरी नहीं कि करे, है ना। Yes, sir. अगर ये ट्रक थोड़ा सा तेज चलेगा, तेज एक्सेलरेट करेगा, तब भी जरूरी नहीं कि ब्लॉक टॉपल करे। बट अगर ट्रक बहुत तेज जाएगा तो ऐसा होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes. यस सर। वापस देख लो, ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? Yes. आपको क्या लगता है क्यों गिरा ये? बीच में आके रुक जाए तो? हाँ, बीच में आके रुक इनर्शिया। सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों गिरा ये बताइए, कारण क्या गिरने का? इनर्शिया के। बिल्कुल, इनर्शिया एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हम जमीन पे खड़े होकर देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इसको, राइट। और यस सर। और कोई तरीका? फिर सूडो फोर्स। सूडो फोर्स से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम ट्रक के ऊपर खड़े होकर देखें, राइट, Yes. है ना। तो इसको हम सूडो फोर्स से एक्सप्लेन करेंगे। इन रेफरेंस ऑफ ट्रक देखेंगे, इन रेफरेंस ऑफ ट्रक। अगर हम ट्रक के रेफरेंस में बात करें तो क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? सर सेंटर ऑफ मास पे एक तो मैं एम जी एज्यूम करूंगा नीचे की तरफ, एक मैं सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर लूंगा एम ए पीछे की तरफ, ओके, है ना। Okay. और क्या फोर्स लगेगा? यस सर। सर और इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ऐसे, है ना। और लिमिटिंग केस में, क्योंकि मुझे सिर्फ टॉपलिंग की कंडीशन निकालनी है ना, तो लिमिटिंग केस में नॉर्मल फोर्स यहां लगेगा, राइट। ये लिमिटिंग केस है, राइट। Yes. समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई फर्क बचा क्या? मेरे को ऑब्वियसली इसके डायमेंशंस मानने होंगे, तो मैंने बोला लेट्स से ये डायमेंशन ए है और ये वाला डायमेंशन बी है, राइट, है ना। अच्छा, फ्रिक्शन पीछे नहीं लगेगा, सॉरी सॉरी, फ्रिक्शन तो आगे लगेगा ना बेटा, आपने बोला भी नहीं किसी ने। फ्रिक्शन आगे लगेगा ना, नहीं तो एक्सेलरेट कैसे करेगा ये? सूडो फोर्स पीछे लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, राइट। यस सर। सो लिमिटिंग केस का मतलब जब तक अभी तक ये टॉपल किया नहीं है, करने वाला है या जस्ट कर सकता है, मतलब एकदम लिमिटिंग केस जहां पर दोनों टॉर्क बराबर हो रहे हैं, ठीक है। उस केस में भी मैं इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूँ तो बेटर रहेगा ना। ये तो किया था अपन ने, तो क्या होगा? अच्छा, टॉपलिंग इस पॉइंट के अबाउट तो हो नहीं रही, टॉपलिंग किस पॉइंट के अबाउट होगी? फिर उस इस पॉइंट के अबाउट होगी। तो इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स भी इधर नहीं शिफ्ट होगा। मेरी गलती है यार, मैं दिमाग में पिछले वाला डायग्राम सेट था, मैंने वही डायग्राम यहाँ पे चिपका दिया, बट नॉर्मल फोर्स तो यहाँ लगेगा ना। Yes. है ना। यस सर। सो क्योंकि देख लो वापस से डायग्राम, वापस से एनिमेशन चाहे तो, समझ में आया? पीछे गिर रहा है ना भाई ये। Yes, sir. वही Yes, sir. इसका एक्सिस। चलो फिर, तो इस एक्सिस के अबाउट जो यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही है स्क्रीन के, नॉर्मल फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो गया, बैलेंस हो गया, सॉरी दोनों जीरो हो गया। एम ए का टॉर्क अगर एम जी के टॉर्क से बड़ा है तो ये टॉपल कर जाएगा। Yes. फॉर टॉपलिंग व्हाट डू आई नीड? टॉर्क ऑफ एम ए मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ एम जी, मैग्नीट्यूड में। दैट मीन्स b by 2 into mm, आई एम assuming that this block is यूनिफॉर्म, इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे। सो b by 2 into ma must be greater than a by 2 into mg. Yes. दैट मीन्स एक्सेलरेशन, अच्छा इसका एक्स डायमेंशन मैंने a मान लिया, इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो a और x सेम हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन और दोनों एक ही चीज़ के लिए हो गया ना। Okay, so that means a is greater than
टू कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, g इंटू एक्स बाय बी, राइट। यस सर। तो ध्यान रखिए जितना ज़्यादा इसका विड्थ है उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए होगा इसको गिराने के लिए, इसीलिए, और जितना कम हाइट है उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए होगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि ना गिरे तो हमें विड्थ को बढ़ाना है और हाइट को डिक्रीज करनी है, राइट। समझ में आई बात। तो मोर स्टेबिलिटी कब होगी, मोर स्टेबिलिटी स्टेबल इफ Sir, X is more and height is less. x increases and height b decreases, राइट। और ये हमें पहले से मालूम है कि भैया जो चौड़ा ऑब्जेक्ट होता है ये गिरता नहीं है ना। इनफैक्ट मैं जब बहुत छोटा था मैं पता है कैसे एक्सप्लेन करता था इस चीज़ को, एक ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है तो गिर सकता है और ऐसे पड़ा हुआ है तो नहीं, गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। यस सर। मैं इसको पता है कैसे एक्सप्लेन करता था बचपन में, ये गिर सकता है, ये तो पहले ही गिरा हुआ है यार, और क्या गिरेगा। Yes, समझ में आई बात। सर। बचपन में ऐसे एक्सप्लेन आप लोग ने किया होगा कभी ना कभी, कि नहीं किया अपने आप को। yes. सर वो देख के Yes, sir. पता चल जाता है। हाँ ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो यार यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की हाइट ज़्यादा है, सेंटर ऑफ मास ज़्यादा हाइट से कम हाइट पाना चाहेगा ना, जहाँ सेंटर ऑफ मास की हाइट बहुत कम होगी वो तो ऐसे ही स्टेबल है, वहाँ से क्यों गिरेगा, है ना। Yes, यस सर। समझ में आ गई बात। yes. चलो फिर टॉपलिंग समझ में आ गया आप लोगों को, कॉपी कर लो। सर हाँ बेटा। सर वहाँ पे नॉर्मल कौन लगा रहा है सर, वो ट्रक लगा रहा है या फिर मतलब ट्रक, जिसके सरफेस पे होगा वही नहीं लगाएगा नॉर्मल फोर्स, और कौन लगाएगा। सर तो ट्रक भी तो सरफेस के साथ है, तो सरफेस भी तो ट्रक को नॉर्मल लगाएगा। ट्रक सर का तो वो कौन सा सरफेस, लगा? ट्रक का सरफेस ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगाएगा, ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस ट्रक के सरफेस पे नीचे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। न्यूटन अंकल। ओके सर। रोड ट्रक के टायर्स पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगी, ट्रक के टायर्स रोड पे नॉर्मल फोर्स नीचे लगाएंगे, कहानी खत्म। न्यूटन थर्ड लॉ थोड़ा गड़बड़ा हो गया यार, इतने बड़े हो गए हो। आगे बढ़े। यस सर। तो मतलब अगर हाइट ज्यादा हुआ और विड्थ कम हुआ तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। खास तौर से एक्सेलरेट करने के केस में, है ना। Yes, इसीलिए आपने देखा होगा हाईवे पे टर्न पे अक्सर ट्रक गिर जाते हैं क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा होती है और कार्स नहीं गिरती। इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे टर्न करने वाली कार्स, F1 रेस की कार्स की हाइट कितनी कम होती देखा है। yes. हाईवे पे कौन से, हम लोगों को अगर किसी को ट्रैवल करना हो ज़्यादा, हाईवे के लिए कौन सी कार खरीदनी चाहिए, सेडान खरीदनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सेडान की हाइट कम होती है, ओके, वो कंफर्टेबल होती है। लोग खरीद लेते हैं एसयूवी, फिर बोलते हैं कमर में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, हो गई हाइट बढ़ा लिया आपने, और प्लस वो पलटने के चांसेस भी रहते हैं, है ना। यस सर। Yes. समझ में आया कि नहीं आया। सर पहाड़ी इलाके में तो बस में तो लगता है कि घूम जाएगा। हाँ, और F1 रेस में समझो ना, F1 रेस की कार की डिजाइन कितनी ऑब्वियस है कि उसकी हाइट एकदम कम रखनी है क्योंकि बहुत तेज स्पीड में टर्न करना है उसे, राइट। तो एक्सेलरेट करना बहुत ज़्यादा, ऐसे ही छोड़ दोगे तो गिर जाएगा, वो टॉपल कर जाएगा, है ना। सर पर कभी कभी एप्पल में भी अगर बहुत ज्यादा स्पीड पे अगर थोड़ा सा घास से लग जाता है पूरा हम आएंगे उस पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। Yes, वो भी Yes, है sir. आज ही की क्लास में, वो भी, डोंट वरी। ओके, तो ये तो गिर गया, आ गया ना टॉपिक वही वाला, yes. टॉपलिंग वाइल टर्निंग। ये बताओ ये ट्रक किधर, अगर ये टॉपल करता है तो किधर गिरेगा, लेफ्ट में कि राइट में। टर्न करते वक्त बाहर गिरेगा कि अंदर गिरेगा। तो बाहर बाहर गिरेगा। क्यों, क्योंकि ट्रक जब टर्न पे पहुंच जाएगा, मैं यहाँ यहीं पे डायग्राम बना रहा हूँ, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे सर। mg नीचे लगेगा, इधर लगेगा क्या, सूडो फोर्स ma। बोले सर ma कैसे आ गया सर। अच्छा यार, फ्रिक्शन तो उधर लगा। नहीं बेटा,
इधर लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, yes, है ना। नॉर्मल फोर्स इन दोनों पहियों पे लगेगा, लेकिन अगर ट्रक ज़्यादा तेजी से टर्न करेगी तो खुद ही सोचो, ट्रक लेफ्ट साइड में झुकेगी ना, yes, तो इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा ज़्यादा और इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा कम, दोनों टायर्स में, है ना। yes, sir. इस पे लगेगा N1, इस पे लगेगा N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, राइट। यस सर। फॉर टॉपलिंग क्या होना चाहिए, N2 मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी तो कॉन्टैक्ट तोड़ेगा यहाँ पे, Yes, देयर विच मीन्स कि N1 विल बैलेंस mg। और ऑब्वियसली इस स्यूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, है ना। yes, समझ में आया कि नहीं। yes, यस सर। सो ये हमारी सिचुएशन है। अब सॉल्व करने के लिए डायमेंशन क्या क्या चाहिए होंगे, तो देखो यार, मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा, जिससे मेरे को ना फ्रिक्शन के बारे में दिमाग लगाना पड़े ना नॉर्मल के बारे में दिमाग लगाना पड़े। अच्छा, एक और बात, फ्रिक्शन इस पहिए पे नहीं लग रहा होगा, आप बोलोगे सर नॉर्मल इधर लग रहा है फ्रिक्शन उधर लग रहा है, ऐसा कैसे, इधर लग रहा है, ठीक है, खुश। एक्चुअली सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन से मतलब है ना, मैं इसलिए मैंने वही बना दिया। okay, अब देखो, अगर मैं इस एक्सिस की और बात करूं जो कि आपके रोड के अलोंग जा रहा है, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो नॉर्मल N1 और फ्रिक्शन का टॉर्क तो बैलेंस हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा। एक्चुअली अगर एम वी स्क्वायर बाय आर का टॉर्क एम जी के टॉर्क से बड़ा हुआ तब तो टॉपल करेगा, अदरवाइज टॉपल नहीं करेगा, है ना। yes, सो टॉर्क ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ एम जी, है ना। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, सर इस पॉइंट से इसकी हाइट चाहिए होगी h, और इसका डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना। yes, सेंटर ऑफ मास की हाइट चाहिए होगी और सेंटर का डिस्टेंस चाहिए होगा। अगर दोनों टायर्स के बीच का डिस्टेंस, लेट्स से दोनों टायर्स के बीच का डिस्टेंस लेट्स से b है, तो कितना हो जाएगा b/2। yes, सो व्हाट विल वी डू, वी विल से दैट हाइट h सेंटर ऑफ मास, h नहीं है ये, सेंटर ऑफ मास की हाइट है ना, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, इनटू एम वी स्क्वायर बाय आर मस्ट बी ग्रेटर देन b/2 इंटू एम जी। yes, सो m ने m मारा, दैट मीन्स v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन everything, आर बी जी बाय 2 टाइम्स हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, v स्क्वायर हटाओ, यहाँ रूट लगाओ, है ना। yes, सो इससे ज़्यादा स्पीड से अगर ट्रक ने टर्न करने की कोशिश की तो ट्रक पलट जाएगी। कल्प्रिट कौन है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़्यादा होने से वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर आप हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास को कम कर दोगे तो ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न कर सकते हो, विच इज़ द केस फॉर F1 कार्स और इवन सेडान्स, राइट। yes, स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें टायर्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। अगर ट्रक की हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ भी रही है तो काइंडली उसके टायर्स को अंदर मत घुसाइए, जितना बाहर हो सके उतना बाहर रखिए, जिससे कि बी बढ़ जाए, है ना, है ना। yes, आप खुद ही सोचो ना, अगर आप एक ट्रक डिजाइन कर रहे हो तो आप टायर को कहाँ लगाओगे, यहाँ बीच में 2 टायर लगाओगे या साइड में 2 टायर लगाओगे, the side, क्यों लगाओगे, समझ में आ गया। yes, सो ये हमारे ट्रक की कहानी हुई टॉपलिंग की, ओके, कॉपी कर लो। तो टॉपल करते वक्त ट्रक किधर गिरता है, बाहर की तरफ गिरता है, किधर गिरता है, बाहर,
टॉपलिंग समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो फिर आगे बढ़े। यस सर, डन। डन। अब यार आपने देखा होगा F1 रेस, कभी देखी, कभी तो देखा होगा ना, टीवी पे आता रहता है, कभी कभार चल गया होगा थोड़ी देर के लिए गलती से। एक्सीडेंट बहुत सारे। एक्सीडेंट देखे ना F1 रेसेस में? उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपकी कार है वो टॉपल नहीं करती है, स्किड करती है। स्किड करने वाला समझते हो? फिसल जाती है। यस यस। सर। और कई बार ये भी देखा होगा कि टॉपल कर जाती है ना? क्या चल रहा है सर? आप इतनी देर से बता रहे हो कि F1 रेस की जो कार्स होती हैं वो टॉपल नहीं करती, टॉपल नहीं करती, मैंने देखा टॉपल करते हुए। तो देखो यार, उसके पीछे कारण कुछ और है। कारण क्या है? आपकी जो F1 रेस की कार है, मेरे को, मेरी तिरछी ड्राइंग तो है नहीं कि मैं F1 की कार बना पाऊँ, पर जो भी बन रहा है बना दे रहा हूँ। ये F1 की कार को मैंने पीछे से बना दी, इतनी दिखती है, हाइट बहुत कम दिखती है, राइट? क्या होता है, अगर आपने कभी भी कोई एक्सीडेंट देखा हो, उसको टॉपल होते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा टर्न करते वक्त कार स्किड कर जाती है। अंदर जा रही थी और कार स्किड कर गई, और रोड के कॉर्नर पे जो फुटपाथ तो होता नहीं वहां पे, बट फुटपाथ जैसा जो बना होता है ना, रेड एंड व्हाइट कलर का, उससे टकराने के बाद टॉपल करते हुए, बाउंस करते हुए गिरती है ना? यस सर। है ना? पहले स्किड ही करती है। देखा है कि नहीं देखा? यस सर। वो इससे टकराने के बाद टॉपल करेगी, वो तो वो तो अलग कहानी है, राइट? अब इससे टकराने के बाद टॉपल क्यों करी वो भी आ जाएगा इसके एंड में, इस टॉपिक के एंड में। या टॉपल कब करता है? जब दो कार टकरा जाती हैं, तब तो कुछ भी बहुत बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे उस केस में, तो कि दो कार टकराई तो कितने एंगल पर टकराई, कैसे टकराई, किसने किसको कहां से, क्या, समझ रहे हो ना? तो वो सब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन नॉर्मली अगर सिंगल कार टॉपल करते हुए देखा है आपने, तो आपने हमेशा देखा होगा पहले स्किड कर गई है, फिर टकराने के बाद टॉपल करी है, यही नहीं देखा है? यस सर। तो हम टकराने के बाद क्या, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम पहले ये देखना चाहते हैं कि भैया आपकी जो कार है वो टॉपल करेगी या स्किड करेगी टर्न करते वक्त। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो। नो सर। देखो, फॉर स्किडिंग आपका जो स्यूडो फोर्स है, जो आपका फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका mv² r है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg। तो फिसल जाएगी। फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, राइट? यस सर। तो आपका कंडीशन क्या हो गया कि भैया जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg। एंड फॉर टॉपलिंग क्या चाहिए? टॉपलिंग चाहिए हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही ना? यही ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क? यस सर। दिस शुड बी ग्रेटर देन आपका mg का टॉर्क, मतलब b/2 इंटू mg, इंटू एम जी। राइट? सो यस सर। दिस मीन्स आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस शुड बी ग्रेटर देन mgb बाय 2 टाइम्स हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? यस सर। समझ में आई बात? यस। सो यहां पर मैंने बोला लिमिटिंग F1, लेट से F1 इज इक्वल टू म्यू mg, और यहां पे मैंने जो F2 लिखा वो मैंने इस क्वांटिटी को लिखा mgb/2 हाइट सेंटर ऑफ मास, राइट? मैं क्या कह रहा हूं, अगर F2 F1 से बड़ा हुआ तो इससे पहले कि टॉपलिंग की लिमिट को क्रॉस करे, ये क्या आपका टॉपलिंग लिमिट है, राइट? और ये क्या है? स्किडिंग लिमिट।
बहुत लेट आए। देखो, एक आपके पास टॉपलिंग की लिमिट है F2 और एक है स्किडिंग की लिमिट F1। अगर F2 F1 से बड़ा हुआ तो टॉपलिंग लिमिट क्रॉस करने के पहले ही स्किडिंग लिमिट क्रॉस हो जाएगी, हाँ या यस ना? सर। टॉपलिंग लिमिट क्रॉस करने के पहले ही अगर स्किडिंग लिमिट क्रॉस कर गई तो पहले स्किड कर जाएगा ना भाई, टॉपल की बारी नहीं आएगी। यस सर। और अगर F1 F2 से बड़ा है तो स्किड करने से पहले ही टॉपल टॉपल कर जाएगा, है ना? यस तो वही कहानी है। इफ F1 is greater than F2, this will mean toppling, and if F2 is greater than F1, तो जो छोटा है वो पहले हो जाएगा, है ना? दिस विल मीन स्किडिंग। कहानी खत्म। ओके, यस कॉपी कर लो। आर क्या है? द रेडियस ऑफ टर्न। ओके, टर्न का जो रेडियस है ना वो है आर। ये तो हम लोग ऑलरेडी बैंकिंग वगैरह में पढ़ चुके हैं सब चीजें। तो समझ में आया कि नहीं आया? अगर बैंक रोड हुआ तब उसमें स्केटिंग के लिए बस एंगल आ जाएगा ना हम्म। सर। अगर रोड किसी एंगल पे हुआ सर्कुलर टर्न मतलब रोड। रोड किसी एंगल पे तो उसमें फिर पूरी एनालिसिस करनी पड़ जाएगी ना। फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा, mg का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा टॉर्क निकालने के लिए। काफी सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। यस सर। चलो, तो टॉपलिंग खत्म हो गया। अब देखो बात को, कंडीशन किस पे आ रही है? बेसिकली फ्रिक्शन पे आ रही है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन अगर म्यू बड़ा हुआ तो F1 बड़ा होगा, है ना? यस और अगर F1 बड़ा हुआ तो टॉपलिंग होगी। मैंने बोला था ना, रफ सरफेस के बिना टॉपलिंग नहीं होगी। हम्म। यस सर। तो टॉपल करने के लिए रफनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो उससे पहले स्किड कर जाएगा, है ना? और इसीलिए क्या हो रहा था, जो आपकी कार थी जिसकी हाइट कम थी, F1 रेस वाली कार, वो पहले तो क्योंकि उसके पास रफनेस इतनी नहीं थी कि उसे टॉपल करा पाए, इसलिए वो स्किड कर गई। लेकिन आगे क्या हुआ, एक ऐसे उठा हुआ प्लेटफॉर्म था, उससे जब कार का टायर टकराया तो क्या हुआ, यहां तो एक तरीके से देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स लग गया। वो कितना भी हो सकता है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, या इफेक्टिवली आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन जो काम कर रहा था वो काम करने वाले फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब टॉपलिंग कर गया, है ना? तो समझ में आया पहले कौन? टॉपलिंग फिर स्किडिंग होगा तो कैसे होगा मतलब? ये तो होता ही नहीं कि पहले टॉप, बेटा ऐसा होता ही नहीं कि पहले, दो में से एक ही चीज होती है, ठीक है? ओके सर। यस सर। टॉपल करके कैसे स्किड करें? अगर स्किड कर गया तो स्किड कर गया, टॉपल कर गया तो टॉपल कर गया। वो F1 रेस में क्या हो रहा था, स्किड करते करते बीच में कुछ आ गया, उस वजह से टॉपल कर गया। ओके सर। समझ में आया? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बेंडिंग और लीनिंग ऑफ बाइक वाइल टर्निंग, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस यस अब सर। ये किधर झुका हुआ है? ट्रक तो अपना बाहर झुक रहा था और ये देखो अंदर झुका हुआ है ना?
Yes, sir. उधर टर्न कर रहा है, जिधर टर्न कर रहा है उधर ही झुका हुआ है, जबकि ट्रक किधर झुक रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में झुक रहा था, राइट? Yes. यस सर। है ना? ये देख लो, और क्लियर है एग्जांपल, है ना? Yes, sir. ये यस सारे के सर। सारे बाइक्स किधर बेंड हो रखे हैं? Center की तरफ. अंदर की तरफ। सेंटर की तरफ, राइट? Yes. ऐसा क्यों सर? यस सर। ऐसा कैसे हो गया सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर लग रहा है, इसको तो बाहर झुकना चाहिए ना सर। बताओ। बोलो। सर इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, वाह, मन मर्जी करेंगे क्या? मैं इस बंदे के हिसाब से सोच रहा हूँ, ये बंदे ने क्या बोला, यार मेरे पे बाहर फोर्स लग रहा है फिर भी मैं अंदर जा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है ना? सर कार मोटर बाइक में खाली एक ही टायर हो, दो ही टायर हो. नहीं, देखो बात ये है ना, अगर ये बाहर झुक जाएगा तो बाहर की तरफ गिर जाएगा, इसलिए इसने जानबूझकर अंदर की तरफ बाइक को झुकाई है, जिससे कि जो फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, राइट? Yes. ये जो, अगर मैं इस पॉइंट, इस एक्सिस का बात करूं, तो इस एक्सिस का क्या है? नॉर्मल का और फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो गया। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क है, इसकी वजह से बाहर गिरता, ये बाहर की तरफ गिरने से बचने के लिए इसने क्या किया, अंदर की तरफ झुक गया, जिससे कि mg का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, mg का टॉर्क इसके फेवर में आ जाए। समझ में आया? Yes, sir. ये क्योंकि इसने बाइक झुकाई है इसलिए बाइक टर्न कर पा रही है बेटा, ये समझ लो। अगर ये बाइक को नहीं झुकाएगा ना तो बाइक टर्न नहीं करेगी। हमको लगता ना कि हैंडल से बाइक टर्न करती है, साइकिल टर्न करती है, नहीं। अगर आप सीधे, खुद इमेजिन करो आप कि आप साइकिल चला रहे हो, जिससे मेरे ख्याल से सबको साइकिल चलाने आती होगी, साइकिल चला रहे हो और आपने एकदम सीधे खड़े खड़े हैंडल को ऐसे मोड़ दिया, मुड़ेगी या गिर जाओगे? गिर गए. गिर जाएंगे। अगर लेफ्ट टर्न करना तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली ऐसे झुक जाते हो ना। Yes. हाँ, आप जानबूझ के झुकते हो, आप कोशिश करके झुकाते हो, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स कैसे काम करती है, आपको पता है कि बैलेंस बनाने के लिए अंदर की तरफ झुकना पड़ेगा, अंदर की तरफ झुकेंगे तभी बाइक टर्न करेगी, अदरवाइज बाइक या साइकिल टर्न करेगी ही नहीं। ओके? Yes. यस सर। ये एक जरूरी, इनफैक्ट एक बात बताता हूं, सिर्फ हैंडल घुमाया तो बाइक टर्न नहीं करी ना, यस सर। सिर्फ झुका लोगे ना तो बाइक टर्न कर जाएगी। मान लीजिए आपने हैंडल छोड़ दिया, मतलब छोड़ना मत प्लीज, बट मेरे ख्याल से खासतौर से कुछ लड़कों ने तो जरूर कर रखा होगा, एक सबने नहीं किया होगा, कि साइकिल चलाते वक्त हैंडल छोड़ के साइकिल चला रहे हैं, चलाया है? सर चलाए. यस सर सर। पर तो जब आप हैंडल छोड़ के साइकिल चला रहे थे, उस वक्त अगर टर्न करने की जरूरत पड़ती थी तो तुरंत हैंडल पकड़ते हो क्या, कि हल्का फुल्का टर्न भी मैनेज कर लेते हैं? यस सर। सर वो अपना थोड़ा बॉडी को उस तरफ झुकाना पड़ता है. हाँ, जिधर टर्न करना होता है उधर बॉडी को झुका लो, हैंडल अपने आप मुड़ Yes, जाता sir. है ना? तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंडल मोड़ना या झुकना? तो झुकना और झुकना। झुकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंडल तो सिर्फ कंट्रोल के लिए होता है कि कितना कितना मोड़ना है, कितना क्या करना है ना? पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है टर्न करने के लिए? झुकना इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा? यस. यस सर। तो अब देखते हैं भैया क्या चल रहा है, आखिरकार कैलकुलेशन कैसे होगी। तो मैंने उसके लिए एक बंदे को बनाया है जो कि हैंडल छोड़ के साइकिल चला रहा है, हैंडल का पैडल वेल सब छोड़ दिए लड़के ने, है ना? क्या हो रहा है इसके साथ? इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऐसा लगेगा mg। अच्छा, ये किधर टर्न कर रहा है, लेफ्ट की राइट? सर राइट. राइट टर्न कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, राइट में? सर लेफ्ट. लेफ्ट। लेफ्ट में लगेगा। लेफ्ट में। कितना है ये फोर्स सर? mv²/r। इसका पैर। और क्या फोर्स लगेगा सर इस पे? इसके अलावा एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, और इस mv²/r को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। यही ना होगी कहानी? यस सर. यस सर। मुझे पता है नॉर्मल फोर्स जो है वो mg को बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो mv² बाय r की
को बैलेंस करेगा इस केस में, क्योंकि मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म से बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर ये एंगल थीटा से झुका है तो मुझे थीटा निकालना है। मैंने बोला लेट्स से ये डिस्टेंस आपका आर है। क्या है ये डिस्टेंस? आर। तो आर साइन थीटा इंटू एम जी को कौन बैलेंस किया है? ये टॉर्क है ना एम जी का, इट इज बैलेंस्ड बाय आर कॉस थीटा इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया, कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर बाय आर जी। अब ध्यान दीजिएगा ये तो बैंकिंग एंगल के बराबर है कि नहीं है? यस सर। इसी वजह से क्या होता है ना, कुछ टीचर्स इसको ऐसे पढ़ा देते हैं सर्कुलर मोशन में ही। क्या बोलते हैं? देख फ्रिक्शन इधर लगा, क्या हो, देखो फ्रिक्शन इधर लगा, नॉर्मल इधर लगा, है ना, तो दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उधर लगा ना, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। यस सर। ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, है ना? यस सर। हाँ है ना? यस सर। अब देखो ये तरीका वैसे तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आप ये इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जो रिएक्शन फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में ये रहेगा साइकिल। ये जरूरी है क्या? नो सर। जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक काम करो, आपने इसके बाद टॉर्क लिखा ना, मैं इसके बाद टॉर्क लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ, ठीक है? तो एम जी और एम वी स्क्वायर बाय का टॉर्क खत्म हो गया, यस फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क मिला के जीरो आना चाहिए। मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल अगर क्योंकि एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट जो है अगर वो इस पॉइंट इस लाइन के लॉन्ग हो गया तो नेट टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा ना, यस बस। लेकिन सवाल क्या बोले? बिना एक्सप्लेनेशन के सर्कुलर मोशन में ये कराना गलत बात है। क्या है, मैं एक बार और समझा रहा हूँ। फ्रिक्शन का टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क मिला के जीरो होना चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, हाँ या ना? यस सर। दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है, एक ही फोर्स है ना, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों को हटा के एक रिएक्शन फोर्स लगा सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। यस वो सर। रिएक्शन फोर्स अगर इस पॉइंट से पास हो गया मतलब टॉर्क जीरो हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो रिएक्शन फोर्स किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स दिस पॉइंट, दैट इज एट एंगल थीटा। हो गया? ओके सर। इस वजह से इस मेथड से सही आंसर आता है। बिना एक्सप्लेनेशन के सर्कुलर मोशन में ये कराना एकदम गलत है, ठीक है बेटा? यस चलो फिर इसी के साथ सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का वो वाला पार्ट जिसमें हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को नहीं पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? समझ में आई बात? सर अगर दोनों पैर भी छोड़ देंगे तो गिर नहीं जाएगा मतलब? अरे यार टर्न ये तो करते वक्त। 4-2 तो मैं कैसे भी लगा सकता हूँ ना यार, या तो दोनों पैर छोड़ोगे या दोनों हाथ छोड़ोगे, सब कुछ छोड़ दोगे तो ऐसे थोड़ा ना, मजाक थोड़ा ना। चल इन थ्योरी चल सकती, बट करोगे कैसे? मतलब हाउ विल यू मेक श्योर कि आप और साइकिल एक ही बॉडी की तरह बिहेव करें, अलग अलग ना चले जाए? यस सर। वो तो ऐसे ही बना रखा है डायग्राम, इसने हाथ नहीं छोड़ा, देखो जरा, है ना? यस सर। चलो आगे बढ़े। सर, उसके बाद डायग्राम बनाए। तो आपका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का जो पहला पोर्शन था जिसमें हमें क्या पढ़ना था, सिर्फ रोटेशनल मोशन, वो आज जाके खत्म हुआ है, ठीक है? बहुत लंबा चैप्टर है ना? यस सर। ये लंबा है पर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो है। तो अभी क्या करना है, अपने पास 50 मिनट्स हैं, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इस चैप्टर मोमेंटम कंजर्वेशन या तो वाले इस से चैप्टर को करना। रिवीजन कर लें या मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन वाले कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूं। यस सर वो करा दीजिए। वो करा दूं? रिवाइज करा दीजिए। दोनों दो लोग अलग अलग बातें करोगे तो
और कोई किसी तीसरे का कोई और मत है? सर वो अच्छा से करा दीजिए ना सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। देखिए वो सर कन्फ्यूजन HCV का क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। वो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, डोंट वरी, परेशान मत हो। चलो ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्सेस एनर्जी, इनके क्वेश्चन हमें कब क्या यूज करना है ये समझना है, ठीक है। देखो एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप डिसाइड करने जाते हो कि क्या लगाऊं, या आपके मन में जो पहले आता है आप लगा देते हो, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इफ यू गो बाय द बेसिक्स आपको कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है? सर हम्म? जब F एक्सटर्नल इक्वल टू 0। जब एफ एक्सटर्नल 0 हो जाए। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इफ एफ एक्स एक्सटर्नल 0 हो, सिर्फ एक्स डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो क्या लिखोगे आप? पी एक्स इज कॉन्स्टेंट, ये तो लिख सकते हो, क्योंकि वाई डायरेक्शन का फोर्स एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम को तो चेंज नहीं करेगा। यस सर। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो क्या लिखोगे आप? पी वाई इज कॉन्स्टेंट लिखोगे, इक्वल टू कांस्टेंट। एंड सेम फॉर जेड डायरेक्शन, राइट? राइट। सो मोमेंटम कंजर्वेशन में सिर्फ नेट फोर्स 0 होने से होना जरूरी नहीं है, आप एक्स और वाई डायरेक्शन का फोर्स और जेड डायरेक्शन का फोर्स अलग अलग भी देख सकते हो कि किसी एक डायरेक्शन का फोर्स अगर 0 है तो उस डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ओके बेटा? ओके यस सर। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी क्या, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 है ना, और वो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा, है ना। सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 0 है और एक्सटर्नल फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में हमेशा रेस्ट पे रहेगा। वाई जेड डायरेक्शन में जो मर्जी करे, पर एक्स डायरेक्शन में रेस्ट पे ही रहेगा। यस और नो? यस सर। ये लॉजिकल है? ये लॉजिकल है यस ना। सर। सिमिलरली एफ वाई जो है उसके बारे में भी बात कही जा सकती है कि अगर वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था और वाई डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी, है ना। चलो, अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूं तो इसमें तो सिंपल सा फंडा है। क्या, कब कब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे? सीधी सी बात है, नो डिसिपेटिंग फोर्स, डू एनी वर्क। अगर डिसिपेटिंग फोर्सेस ने वर्क कर दिया तो फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे। ओके बेटा? यस सर। कौन कौन से होते हैं डिसिपेटिंग वर्क्स, डिसिपेटिंग फोर्सेस? फ्रिक्शन, सर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। डिसिपेटिंग फोर्सेस की जगह क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखना चाहिए, राइट। यस सर नॉन एयर रेजिस्टेंस, और क्या हो सकता है? टेंशन। देखो टेंशन नॉर्मल के केस में नेट फोर्स 0 होना, नेटवर्क 0 होना चाहिए, है ना। डू एनी नेटवर्क बोलना चाहिए, राइट, मतलब किसी भी फोर्स के केस में नेटवर्क जो है वो 0 होना चाहिए। वर्क कर सकता है पर टोटल वर्क 0 होना चाहिए। कहने का मतलब, मान लो एक दो ब्लॉक्स एक के ऊपर एक चल रहे हैं, स्लाइडिंग नहीं हो रही है, जो वेलोसिटी इसकी वही वेलोसिटी इसकी भी, बट दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगाया था तो दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, पीछे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। ओके, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस लेकिन कोई स्लाइडिंग नहीं हुई क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो क्या हुआ? फ्रिक्शन, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ उतना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ। फ्रिक्शन ने ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना वर्क किया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस पे कितना वर्क किया? माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क कितना हो गया? 0। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, हाँ या ना? यस सर। या एटलीस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम तो अप्लाई कर ही सकते हो, कंसीडरिंग द फोर्स वर्क ऑफ दिस फोर्स। ओके बेटा? सर वो वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं, वर्क डन एक्स बाय हाँ एक्सटर्नल हाँ 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 हाँ, वो तो कर ही सकते,
वो तो बेटा हमेशा का लगा ही सकता है, उसके क्वेश्चन तो कर ही रहते हैं हम, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है ना, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही था ना वो फॉर्मूला, यस ठीक है। यस सर। सो एनर्जी कंजर्वेशन तो आप इन केसेस में अप्लाई कर सकते हो। और क्या नहीं हो सकता है? कोलिजन नहीं हो सकता। देखो कोलिजन के केस में एनर्जी का लॉस होता है। क्यों होता है? आवाज आती है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो एनर्जी का लॉस तो होगा, ये और नो, है ना। क्या हुआ, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, वर्क कौन करता है? नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स कैसा वर्क करता है? नॉन कंजर्वेटिव वर्क करता है उस वक्त, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क करता है, टोटल वर्क जीरो नहीं करता। ओके, इस समझ में आई बात? और कब नहीं लगा सकते? एक्सप्लोजन के केस में नहीं लगा सकते। या कहना चाहिए सर अगर कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो? बेसिकली सडन चेंजेस अगर हों वेलोसिटी में, इम्पल्स के केस में, उस पर हम लोग जनरली एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अरे बेटा ऑब्वियसली कोलिजन अगर इलास्टिक होगा उसमें अप्लाई होगा, वो तो थ्योरी में पढ़ा हुआ है ना, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, तो स्पेशल केस हो गया, राइट। मैं इन जनरल बता रहा हूं कि कोलिजन में आपके एनर्जी का लॉस हो सकता है। सो एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों को अलग अलग देखना है, सबसे पहला नियम तो ये है, ठीक है। ओके यस सर। होता क्या है कि कई बार हमारे एक ही क्वेश्चन में मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा होता है, एनर्जी भी कंजर्व हो रही होती है। एक डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व हो रहा होता है, दूसरे में नहीं हो रहा होता, और ओवरऑल एनर्जी कंजर्व हो रही होती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। यस यस सो सर। हमें उन केसेस को, जब तक हम अलग अलग बहुत सारे केसेस देखेंगे नहीं, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि आखिर करना क्या है। तो अब हम कुछ केसेस देखना शुरू करते हैं, और मैं पहला ही केस थोड़ा सा एकदम लल्लू केस नहीं लूंगा, थोड़ा सा ठीक ठाक केस लूंगा। ओके बेटा, ओके ओके सर। चलो फिर। मेरे पास ये एक सरफेस है जो कि स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर एक प्लैंक है, या कहना चाहिए वेज है। वो जो वेज है वैसे तो पूरा का पूरा फ्लैट है, पर एंड पे जाके क्या होता है, ये ऐसे सर्कुलर हो जाता है, क्वार्टर सर्कल। कितना सर्कल? क्वार्टर सर्कल। इस वेज का मास है कैपिटल एम, नीचे का सरफेस स्मूथ है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये वेज भी स्मूथ है, ठीक है, कहीं का भी फ्रिक्शन नहीं है। क्या हुआ, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक ब्लॉक रखा हुआ है। सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसका मास भी कैपिटल एम बोल दे रहा हूं। ओके, काम करो तो एकदम ही वैसा ना हो जाए, कुछ स्पेशल केस ना बन जाए, इसलिए इसका मास 2m मान लेते हैं, इसका मास कैपिटल एम मान लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो ये जो ब्लॉक है, ये तो नीचे वाला वेज तो स्मूथ था, पर इस ब्लॉक को हमने आगे की तरफ एक वेलोसिटी दे दी है u। क्या, कितनी वेलोसिटी दे दी है? u दे दी है। ओके, अब ये क्या, अब आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक if u is enough। बस इसकी जरूरत नहीं है। ब्लॉक above its current level, मतलब जिस लेवल पर भी है ना, उससे और कितनी हाइट तक जाएगा। समझ में आई बात? यस यस सर। ओके, आपको आप चाहो, अगर जरूरत पड़े आपको, तो आप इस सेमी सर्कुलर या क्वार्टर सर्कुलर सरफेस का रेडियस भी r एज्यूम कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो। ओके, चलो क्या करेंगे, हमें
अब इसमें ना दो केसेस बनते हैं, कौन कौन से? केस 1 जो कि आपको आसान लगेगा होपफुली, कि जो फाइनल सिचुएशन है उसमें जो ब्लॉक है वो इस प्लैंक को छोड़कर ऊपर नहीं गया है। समझ में आया? मतलब ब्लॉक यहां तक आया और यहीं से वापस लौट गया। ऐसा होगा क्या कि ब्लॉक जाएगा यहां से और यहां से वापस लौट आएगा? नहीं, इतना सिंपल नहीं होगा। जब भी ब्लॉक आगे जा रहा था, क्योंकि सरफेसेस स्मूथ है, एवरी नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्योंकि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा होगा, इसको स्लो करने वाला कोई है क्या? नो सर। नहीं है, क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है वेलोसिटी यू से, और नीचे वाले जो प्लैंक है इसको मूव करने वाला भी कोई नहीं है क्या? नो सर। तो क्या होगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा, टक 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 चलता रहेगा। लेकिन जैसे ये सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, अभी तक क्या हो रहा होगा इस रास्ते में, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, है ना? यस सर। लेकिन जैसे ही ब्लॉक यहां पहुंचेगा, वैसे ही क्या होगा, इस पर mg इधर लग रहा होगा, पर नॉर्मल फोर्स ऐसे टेढ़ा लगना शुरू हो जाएगा, राइट? यस सर। Yes. यस सर। तो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इसकी स्पीड को डिक्रीज करना शुरू करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यस सर। नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट होगा ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये ऊपर वाला कंपोनेंट ब्लॉक को ऊपर फेंकेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ऊपर वाला कंपोनेंट इसकी mg से शायद बड़ा होगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ऊपर जाएगा कैसे, है ना? Yes. यस सर। जो भी है वो हो सकता है कभी पहले ज़्यादा हो बाद में कम है, हमें उसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। बट होगा क्या इस वजह से, अल्टीमेटली क्योंकि नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है, नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इस पे भी इधर लगेगा, इस वजह से ये भी स्लाइड करना शुरू कर देगा। यस और नो? Yes, sir. है ना? यस सर। मैक्सिमम हाइट पर, मान लो ये मैक्सिमम हाइट h है, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा होगा? अच्छा ये तो दिख नहीं रहा आप लोगों को। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, ये वहां से वापस लौटने वाला है ना? समझ रहे हो ना? ब्लॉक यहां जाके वापस लौटने वाला है, मतलब यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। यस और नो? यस सर। नो। अगर आप प्लैंक के ऊपर बैठ के देखोगे तब तो आपको दिखेगा ब्लॉक ऊपर जाके नीचे आया, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे आपको क्या दिखेगा, ये ब्लॉक अभी भी आगे जा रहा है ना, क्योंकि प्लैंक खुद आगे जा रहा है, राइट? यस सर। सो एट मैक्सिमम हाइट h क्या होगा, आपका जो 2m मास का जो प्लैंक है इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ v होगी, और इसकी जो हाइट h हो चुकी है इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ v होगी, राइट? दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी मैक्सिमम हाइट पे, है ना? क्योंकि उस वक्त दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, राइट? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। ओके, सो अब मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है कि नहीं है? यस सर। बट एज fx external is equal to 0, this means px is constant, which means मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल भी है, ग्रेविटेशन भी है, हो सकता है नॉर्मल ज़्यादा हो कम हो, बहुत कुछ हो सकता है, राइट? इनफैक्ट यहाँ पे देखा हमने ज़्यादा हो सकता है, राइट? तभी तो हाइट बढ़ रही है सेंटर ऑफ मास की। Yes. So as fx external is 0, px is constant, right? Which means initial px कितना है, mu, that is equal to यहाँ कितना हो जाएगा, 3m मास हो जाएगा into v। yes or no? यस सर। Which means आपका जो v आया वो कितना हो गया, u by 3, है ना? यस सर।
ओके, इसके बाद दूसरी चीज, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू एनी वर्क। किसने किया क्या? नो और एक्सटर्नल फोर्सेस ने भी वर्क नहीं किया, है ना? यस इसका मतलब, चलो अगर किया भी हो एक्सटर्नल फोर्स ने हमारा को, उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान लो, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे ही खत्म, राइट? है ना? सो हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, राइट? यस सर। इसका आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि छोटा ही बचा है, विच मीन्स के फाइनल कितना होगा, पूरा का पूरा जो 3m मास है वो वेलोसिटी v से जा रहा है, यस सर। राइट? प्लस अच्छा। u फाइनल कितना है सर, mgh है। 0। अरे u फाइनल हाइट h हाइट तक गया था ना ये, यस सर। दैट इज GH। इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट? यस सर। सो दिस मीन्स mgh is equal to half mu square या 1/3 mu square, m ने m मार दिया, दैट मीन्स h is equal to u square by 3g। इतनी हाइट तक ये ब्लॉक जाएगा, हाँ या ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो वहाँ पे 1/2 mu स्क्वायर कैसा है? हाँ बेटा, क्योंकि ये तो वेलोसिटी u से मूव कर रहा था ना, यस ये k इनिशियल है, ओके? सर अगर फ्रिक्शन रहता तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ता। मोमेंटम कंजर्वेशन तो अभी भी लगाया, फ्रिक्शन रहता, मान लो अगर फ्लोर और इसके बीच में रहता फ्रिक्शन, तब तो कुछ ना लगता, तब तो भैया ये क्वेश्चन शायद सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर मान लो इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन होता, यस सर। तो क्या होता, तो भी उस केस में हाइट निकालने में या तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती या शायद निकल ही नहीं पाता, बहुत सारे इसके रेडियस और कर्वेचर पे, पाथ लेंथ है, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाता वो। हाँ, बट मैं क्या कह सकता हूँ उस केस में, एटलीस्ट उसमें मैं मोमेंटम कंजर्वेशन तो अप्लाई कर ही पाते। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अभी अभी उस केस में भी जीरो रहता, पर क्योंकि फ्रिक्शन हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर पाते। ओके बेटा, यस सर। समझ में आया कैसे हैंडल करना है इन क्वेश्चंस को? यस सर। यस चलो आगे बढ़े। यस सर। अगला एग्जाम्पल देखो, मेरे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास ये रूफ है, ठीक है? रूफ में ये हुक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? हुक लगा हुआ है, ओके? इस हुक से एक रस्सी बंधी है, उस रस्सी से एक बाल्टी बंधी है, बकेट अंग्रेजों के लिए, ठीक है? समझ में आई बात? बकेट का साइज निगलेक्ट करना है, इसकी लेंथ L है, मास इसका M है। इसको जब यहाँ से छोड़ा तो ये बकेट ऐसे ही नीचे आया, और नीचे आते वक्त इसने क्या किया, अपने लोएस्ट पॉइंट पर, लोअर मोस्ट पॉइंट पर, ये पानी के सोर्स से लोएस्ट, थोड़ा सा
यहाँ रखते हैं पानी, ठीक है। यहां से कुछ पानी स्कूप करते हुए चला गया, लोएस्ट पॉइंट पे आके ही पानी स्कूप किया थोड़ा सा, ठीक है। यहां मास कैपिटल एम था, इसमें पानी भर गया कितना, इसमें पानी भर गया है स्मॉल एम मास का, और उसके बाद इसने अपना मोशन आगे की तरफ कंटिन्यू कर लिया। आपको बताना है कि ये मैक्सिमम कितने एंगल थीटा तक जाएगा, ठीक है। ओके। हमें इसका रोटेशन को पूरी तरीके से इग्नोर करना है, मतलब इसको पॉइंट मास की तरह मान के चलना है, ठीक है। ये थीटा कितना है मुझे बताना है, ओके बेटा। ओके। ऑब्वियसली इसके अंदर पानी Yes. भरा हुआ है इस वक्त, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां 3 स्टेजेस हैं, ये है आपका स्टेज 1, ये है आपका स्टेज 2, ये है आपका स्टेज 3, राइट, है ना। Yes, sir. देखो जरा, स्टेज 1 से लेकर 2 तक के बारे में अगर बात करें तो भैया सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना। Yes, sir. है ना, Yes, sir. मतलब कि अच्छा सॉरी यहां एक स्टेज मिस कर गया मैं, स्टेज 2 का 2 पार्ट है, ए और बी। 2A क्या है, जस्ट बिफोर स्कूपिंग वाटर, है ना, और 2B क्या है, जस्ट आफ्टर स्कूपिंग वाटर। ओके बेटा, हमारा ये एजम्पशन है कि वाटर स्कूप करने का जो टाइम इंटरवल है वो निग्लिजिबल है। ओके बेटा, कोई दिक्कत। नो। No, और sir. हमें ये भी मानना है कि जो पानी है वो एक आइडियल फ्लूइड है, मतलब उसमें क्या है कि पानी का हर एक 2 मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से पूरी तरीके से, मतलब कोई इसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। ओके Okay, sir. ओके, सो अब मैं बोलूँगा स्टेज 1 से लेकर 2A तक, मतलब टकराने के जस्ट पहले तक के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, हाँ है ना। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी टकराने के पहले 2A पर अगर बकेट की वेलोसिटी जिसका मास कैपिटल M था, ये वेलोसिटी अगर U से जा रहा है या U1 से जा रहा है, V1 लिखते हैं, U1 क्यों लिखेगा, V1 लिखते हैं। अगर V1 से जा रहा है तो आई कैन सिंपली से कि V1 इज इक्वल टू √2GL, डायरेक्टली कह सकता हूँ ये तो, हाफ M V1 स्क्वायर इज इक्वल टू MGL, हाँ है ना। Yes, sir. ओके, अगला स्टेप है 2A से लेकर 2B तक। यहां पे क्या है, कोलिजन हुआ है, राइट, कोलिजन विथ स्मॉल m वाटर, राइट, है ना। कौन सा कोलिजन, Yes, sir. कंप्लीटली इनइलास्टिक। क्यों, क्योंकि कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई है। एक तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता। Yes, हम लोग sir. क्या करेंगे यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा नहीं सकते, क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो px, Yes, sir. इसको मिटा दो, हम क्या लिखेंगे, px फाइनल इज इक्वल टू px इनिशियल, दैट मीन्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V2 बोल देता हूँ उसको मैं, इज इक्वल टू px इनिशियल इज कैपिटल M V1, क्योंकि जस्ट पहले और जस्ट बाद में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली मैंने बोल रखा है कि लोएस्ट पॉइंट पे पानी स्कूप करता है ना, पानी के अंदर मूव नहीं कर रहा वो, विच मीन्स कि आपका जो V2 आ गया वो कितना आ गया, कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m
इंटू V1, राइट, है ना? Yes, sir. Then we will think of 2B to stage 3. यहां फिर से क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। ओके बेटा, ओके सर। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक बार वहां से पानी से निकल गया, उसका कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं। सो Yes, sir. हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू V2 स्क्वायर, यही ना काइनेटिक एनर्जी, माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम GL इज इक्वल टू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे तो जीरो हो जाएगी, माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम GL कॉस थीटा। मैंने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है। समझ में आ रही बात? यस। Yes, sir. इसका यूज करोगे तो देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम तो कैंसिल ही हो गया पूरा पूरी। सो दैट मीन्स V2 स्क्वायर बाय 2GL इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस V2 स्क्वायर बाय 2GL। V2 की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ओके, समझ में आया कि नहीं? यहां क्या हुआ देखो, Yes, इन sir. शॉर्ट क्या हुआ है? एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। यस और नो? Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लो। कई टीचर्स यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और फिर एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाते हैं। वो ज्यादा सही बात कर रहे हैं मेरे मुकाबले, पर ये भी चलता है। ठीक है, सब इसके अबाउट। ठीक है, क्योंकि टेंशन तो इधर लग रहा है, तो देखो टेंशन लगा था इधर लग रहा है, पानी ने ग्रेविटेशनल फोर्स पीछे डायरेक्शन में लग रहा है, अब तो mg का टॉर्क भी खत्म हो गया और टेंशन का टॉर्क भी खत्म हो गया। यस। पानी और इसके बीच में जो आपस में फोर्स लगा है, पानी और बकेट के बीच में, वो तो इक्वल एंड अपोजिट है, सेम पॉइंट पे लग रहे हैं, तो उनका तो वो इंटरनल फोर्स हो गया, उनका ऐसा भी टॉर्क जीरो हो गया। तो टॉर्क जीरो इस पॉइंट के अबाउट, इसलिए इस पॉइंट के अबाउट आप इनिशियली और फाइनली क्या लगा सकते हो? मोमेंटम कंजर्वेशन की जगह एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट पता नहीं क्यों ज्यादातर बुक्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही सॉल्व कर रखा होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं कर रहे हैं। शायद वो बोल रहे हैं कि टेंशन का फोर्स लग रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे कर रहे हो? मैंने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में किया है, क्या परेशानी है ना? यस सर। तो समझ में आ रहा है ना कहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है, कहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, कहाँ, है ना? सिचुएशन समझनी होगी, आपको खुद से सोचना होगा कि सर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अदरवाइज क्योंकि क्वेश्चन ने तो बताया नहीं कि इसमें आपको 2A और 2B सोचना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. और इसीलिए क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर आपका एकदम से नया आएगा तो आपको बड़ी तकलीफ होगी अगर आप प्रैक्टिस ना करके रखो तो। ओके, सर आप ना बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाते हैं सर, ये चीज़ बाकी टीचर के पास नहीं होता सर, इसीलिए मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है पूरा।
यस ओके चलो बढ़े आगे फिर। यस चलो फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसी के जैसा एग्जाम्पल है, मैं चाहूंगा ये वाला एग्जाम्पल आप लोग खुद से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। ये ब्लॉक है, ठीक है। और मेरे पास, अच्छा ब्लॉक का मास दे रखा है मुझे कैपिटल एम। हमारे पास ये एक बुलेट है, मतलब गन से बुलेट फायर किया है, ठीक है। बुलेट का मास है स्मॉल एम, ये वेलोसिटी यू से आता है। अब इस पर मल्टीपल क्वेश्चन बनता है। एक आता है कि ये बुलेट आया इसके अंदर घुस गया। एक आता है कि बुलेट इसके आर पार निकल गया पर निकलते हुए इसकी वेलोसिटी u/2 हो गई। दोनों केस में आपको बताना क्या है कि फाइनली ये मैक्सिमम एंगल कितने तक जाएगा। समझ रहे हो बात को? फाइंड थीटा मैक्स इफ केस 1 बुलेट गेट्स एम्बेडेड और केस 2 बुलेट क्या बोलेंगे उसको, आर पार निकलने को क्या बोलेंगे? पेनेट्रेट। पेनेट्रेट, ठीक है, उतना अच्छा वर्ड, चलो जो भी है, मेरे को भी और कोई अच्छा वर्ड नहीं लग रहा। पेनेट्रेट्स द, पेनेट्रेट्स इससे बढ़िया पासेस थ्रू लिख लो, बेस्ट है। पासेस थ्रू कैपिटल एम, ये जो ब्लॉक है इसके पास थ्रू कर जाता है विथ फाइनल वेलोसिटी u/2। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट केस में बताइए क्या करेंगे। मुझे स्टेप्स चाहिए, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। क्या करोगे? गया, टकराया, क्या हुआ केस 1 के लिए? कोलिजन हुआ। यस सो v कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे अंदर घुस गया, बेसिकली इनलास्टिक कोलिजन है। सो v हो गया mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है ना। यस उसके बाद क्या होगा, ये Yes, sir. स्विंग करते जाएगा, थीटा निकालना है तो क्या करोगे? एनर्जी कंजर्वेशन। केस 1 कोलिजन implies momentum, देन एनर्जी। एनर्जी में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन कि आपका जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी लूज हो जाएगी। और हम क्या लिखेंगे, एम जी, अगर रस्सी की लेंथ एल है तो एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। हाँ या ना? यस समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस Yes. चलो केस 2। केस 2 में क्या लिखेंगे? मोमेंट, पहले तो मोमेंटम लिखेंगे, क्योंकि बुलेट आर पार भी निकल जाए अगर, तो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, अगर मैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को एक सिस्टम मान लूँ तो, है ना। यस सो हम क्या लिखेंगे, एम यू इज इक्वल टू कैपिटल एम वी प्लस एम u/2। हाँ है ना, एज एफ एक्स एक्सटर्नल इज 0, सो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स v इज इक्वल टू एम u/2 कैपिटल एम। ओके, समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे, फिर तो पेंडुलम बन गया ये, देन एनर्जी लगाएंगे, है ना। एनर्जी से क्या बोलेंगे, एम जी, क्या बोलते हैं, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सर बुलेट तो आगे निकल के स्क्वायर में क्या दिमाग लगा रहे हो, है ना। यस और यहाँ पे वी वाली यूज होगी। तो
क्या किया हम लोगों ने? फिर से सिर्फ ये समझने की कोशिश की कि कहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, कहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, कहानी खत्म, राइट? Yes, sir. इजी या डिफिकल्ट? Very easy. अब देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट कई बार कैलकुलेशन में आपका एग्जाम में प्रीशियस 30-40 सेकंड्स एक क्वेश्चन बचा सकता है वो। जैसे यहाँ पे अब अगेन वही वाली बात है कि अगर जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चमकेगा भी नहीं कि ये यूज़ करना है, आप हमेशा यही करने वाले हो, मुझे मालूम है एग्जाम में। फिर भी एज ए टीचर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊँ, तो मैं बता दे रहा हूँ। क्या है कि मैंने यहाँ पर पहले वेलोसिटी निकाली, है ना, फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, राइट, है ना। Yes. Yes. मैंने बोला यहाँ मैं इसको डायरेक्टली क्या कह सकता था कि लेट्स से यहाँ का मोमेंटम लिख रहे हैं, तो पी कितना है, mu, राइट। Yes. Yes. यहाँ पर भी मोमेंटम तो पी रहेगा ना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा, पर मोमेंटम तो पी रहेगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर बाय 2m। सो पी स्क्वायर बाय 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी जो मैं यहाँ वी डाल के कैलकुलेट करने वाला था, डायरेक्टली लिख दी कि नहीं लिख दी? Yes. सो दिस ट्रिक हैज सेव्ड 5 seconds एट लीस्ट, हाँ या ना। Hmm. Yes, sir. समझ में आया? और प्लस मतलब ऐसी टिक, ऐसी ही कुछ कुछ छोटी छोटी, ये ट्रिक नहीं मतलब बेसिकली ये टेक्निक है ना। ऐसी छोटी जो जहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है तो वहाँ और आपको एनर्जी कंजर्वेशन की भी इक्वेशन लिखनी है या एनर्जी भी लिखनी है, तो सोच सकते हो इस बारे में कि मैं एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिखता जाऊँगा, है ना, है ना। Yes, sir. चलो फिर खैर ये छोटी सी बात है, इसको हटा देते हैं। बाकी का जो मेजर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाना है, हाँ या ना। Yes, sir. चलो फिर अब आते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है और सोचने के लिए मजबूर करने वाली प्रोफाइल है। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा आज इसका। देखो क्या है, मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, सॉरी एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहाँ पर एक और ब्लॉक है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कैपिटल एम मास का, ये मैंने बोल दिया स्मॉल एम मास का। ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये आपका स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये आइडियल स्प्रिंग है, इसका मास 0 है, इसके अंदर कोई भी डैम्पिंग नहीं है। ये जो कैपिटल एम मास था इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी है, मुझे बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. अब देखो इस स्टेज से जब ये इस स्टेज पे जाएगा, ये कैपिटल एम मास है, स्प्रिंग दब चुकी है, यहां पर स्मॉल एम मास है, मैक्सिमम कंप्रेशन लेट्स से x है, मैंने यहाँ x लिखा, x इसकी लेंथ नहीं है, मैक्सिमम कंप्रेशन है, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा क्या? लगा क्या? नहीं लगा। No, sir. Sir. एज एफ एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू कंजर्व एज एफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि मुझे वाई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हालांकि वाई डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है, बट मुझे मतलब नहीं है, मैं इसलिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन का लिखा। ओके, दूसरी बात, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, है ना। इसका Yes. मतलब Yes, sir. एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो दो इक्वेशन मिल जाएगी, मुझे मालूम है। मेरे पास वेरिएबल कितने का सोच लेते हैं। इस स्टेज पर इसके पास कुछ वेलोसिटी v1 होगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी v2 होगी और ये x। वेरिएबल कितने हैं? 15. x तो मैं निकालना है, v1 v2 निकालने के लिए नहीं बोला गया।
तो हमें हमारे पास इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो हमें एक इक्वेशन कहीं ना कहीं से और चाहिए, है ना? क्या लिख सकते हैं? एट मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या हुआ? सेपरेशन मिनिमम है, यस और नो? यस सर। यस सर। सेपरेशन अगर मिनिमम है तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? 0 है, यस सर। विच मीन्स क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा पे उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा ना, यस सर। दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू V1 है ना? तो ये मेरा इक्वेशन 1 बना, इसको मैंने 1 लिखा, बाकी दोनों में 2 और 3 में कर दूंगा। V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V लिख देता हूँ, ठीक है? ठीक है। सो अब मैं इक्वेशंस कैसे लिखूंगा अपनी? अब मैं लिखूंगा, देखो ये तो मेरी थ्योरी हो गई जो मेरे को पता होनी चाहिए, तब तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, है ना? यस सर। अब मेरे को 2 ही क्वेश्चन लगाने, क्योंकि मेरा बेसिकली एक वेरिएबल कम हो गया, V1 V2 दोनों इक्वल ही है, V1 भी V है और V2 भी V है, राइट? अब मैं लगाता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या लिखूंगा? अब देखो मैं वो जो मोमेंटम वाला भी आपको तरीका बताया उसको यूज कर लूं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, है ना? चलो ठीक है, ऐसे कर लो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू यू, यस और नो? इसको मैंने बोल दिया P, लेट्स से, है ना? अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? P स्क्वायर बाय 2 कैपिटल M, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? P स्क्वायर बाय 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यस और नो? सर। नाउ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज 0, क्योंकि इनिशियली कंप्रेशन 0 है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करना, आंसर आया ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। पक्का? लेकिन Yes. एक चीज सोचो सर, मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू डालूंगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू डालूंगा, सब कुछ P स्क्वायर बाय 2m सब कुछ, मतलब U कैपिटल M U और स्मॉल m की टर्म्स में, ये के इनिशियल और के फाइनल दोनों, है ना? तो यहाँ जो भी क्वांटिटी आ रही है वो x से इंडिपेंडेंट है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग आ गया सर। यस सर। x की 2 वैल्यूज आ गई सर को, x में क्वाड्रेटिक है, हाँ, एक मैक्सिमम कंप्रेशन है, एक मैक्सिमम एक्सटेंशन है, और दोनों इक्वल होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग है, राइट? Yes. समझ में आया कि नहीं? तो इसमें आप आंसर प्लस माइनस ही होगा। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस पर डिपेंड करता है ना। अगर क्वेश्चन में बोला गया मैक्सिमम कंप्रेशन, तो आपको जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव लिखना है। अगर पूछा गया मैक्सिमम एक्सटेंशन, तब भी आपको जो पॉजिटिव है वही लिखना है, क्योंकि एक्सटेंशन या कंप्रेशन थोड़ा नेगेटिव होगा। समझ में आई बात? हाँ, अगर बोला जाए इनिशियल लेंथ स्प्रिंग की L0 है, फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, तो सॉरी मैक्सिमम कंप्रेशन पे लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लिखोगे L0 माइनस एक्स, मतलब जो नेगेटिव आएगा वो लगाओगे, और मैक्सिमम लेंथ पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? L0 प्लस एक्स, राइट? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, सो ये आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो बनता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे, उसकी थ्योरी है, ठीक है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ये, अगर कंफ्यूजन होता है तो यहीं पे होता है, नहीं तो नहीं होता। ओके बेटा, समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैंने 3-4 क्वेश्चन नहीं कराए, बट मेरे ख्याल से कुछ कुछ आइडिया आपको लगना शुरू हुआ होगा। यस सर। कि कैसे सोचना है, कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, कैसे सिलेक्ट करना है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है? चलो अब ट्राई करना, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाएंगे। हालांकि मैं बता रहा हूँ और भी क्या नाम है, कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो, वो क्वेश्चन शायद जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ही, वो क्वेश्चन शायद HC वर्मा के एग्जाम्पल में है, सॉल्व एग्जाम्पल में,
ठीक है, वो हम आपके, लोग के मॉड्यूल में वो लास्ट में भी है। हाँ 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 वो वाला। HC वर्मा का एक्सरसाइज में भी मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप का दिमाग हाँ लगाने वाला क्वेश्चन है। तो 3 तो स्ट्रिंग दिया, उसमें तीनों को एक्सटेंड करके। वो तो 3 तो स्प्रिंग कौन सा ऐसे दे रखा है क्या? ऐसे दे रखा है क्या स्प्रिंग? नहीं सर, तो एक ही कनेक्शन में थी। हाँ, और ये ऐसे दे रखा है, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें क्या है, जो भी है। सर पुली से कभी कभी अटका देता है सर हाँ, वो स्लाइड सब में। सोचना तो पड़ेगा ही बेटा, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट देगा ही। मेरे कहने का मतलब ये देखो, मैंने थ्योरी में कुछ छोड़ा नहीं था, मैंने बस क्वेश्चंस दिखाए नहीं थे आपको, मैंने बोला था ना, यस सर। मैंने बस क्वेश्चन आपको दिखाए नहीं थे, थ्योरी मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। थिंग इज, एच वर्मा में एक क्वेश्चन है जिसमें यही सिंपल सा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, बस उसमें एक फोर्स लगा दिया है, ठीक है, यस सर। और पूछा मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ, राइट। और वो क्वेश्चन मतलब दिखने लगता है यही तो है, पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन सीधे लगा नहीं पा रहे हो, लगा पा रहे हो क्या? नो नहीं। सर। एनर्जी कंजर्वेशन लगा नहीं पा रहे हो, है ना, तो पूरे क्वेश्चन की एस्थेसी हो जाती है ना। सर वो तो वाला फिर क्या करें इसमें? एक काम करना, उसको एक बार एच सी वर्मा का सॉल्यूशन पढ़ना, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके। क्योंकि अभी मैंने ओके डायरेक्टली सर। बताया ना क्लास में, कोई फ़ायदा नहीं है, आज तक कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ जब मैं क्लास में डायरेक्टली उस क्वेश्चन को करा देता हूँ, ठीक है। ओके सर। बट वहाँ पर भी एक ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक मतलब आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे नहीं होगा क्वेश्चन, मैं ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं पहली बार में वो वाला क्वेश्चन खुद से कर लूंगा, देर इज ए ट्रिक, नहीं बोलना चाहिए, देर इज ए टेक्निक क्वेश्चन सॉल्विंग की जो आपको नहीं पता यस है, सर। ठीक है। एक पूरी टेक्निक है जो आपको नहीं पता है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, बाकी कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं खास तो है बट एक बिल्कुल नई टेक्निक है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर अब तो कल से छुट्टी होगी। क्या? सर कल से तो हमारे स्कूल में छुट्टी है। हम्म। सर हैप्पी दुर्गा पूजा सर। हैप्पी दुर्गा पूजा बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। हैप्पी दुर्गा पूजा सर। हैप्पी दुर्गा थैंक पूजा। यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।